Hello everyone, Radhe Krishna. This is Ayana Agrawal. Today we will read about a roadside stand. I hope you will like this lecture because we will provide you with best content of ever. We will also explain you the explanation of the poem like stanzas, summary, questions, poetic device and MCQs. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is Robert Frost. Guys, you know very well, Robert Frost is very famous poet. Okay, he has written too many poems. You can see his poems. I think you have read in 10th class. He has wrote various kind of poem, and his all the poems are related to the nature. He gives his best as a nature's beauty. So let's get started. First, we will read about the born of Robert Frost. Robert Frost get born in 1874, 28th March 1874 in Francisco, California. Means his born was get born in California. मतलब जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म हमारे फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था. कैलिफोर्निया. ओके. हिज अचीवमेंट फॉर Pulitzer Prize for Poetry most of any poet. Okay. मतलब इनकी जो अचीवमेंट थी वो ज़्यादातर पोइट्रीज में थी. ओके. बस नॉन फॉर पोएम्स अबाउट रूरल लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एवरीडे सिचुएशन. इन्होंने जो अपना काम किया था वो रूरल लाइफ के बारे में किया था. रूरल लाइफ मतलब ऐसी लाइफ जो गाँव से रिलेटेड होती है. नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में. ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी कि जो मानव होता है वो अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, किन किन चीज़ों को फेस करता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी. एंड एवरीडे सिचुएशन, हर दिन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इन्होंने इनको अपनी पोएम्स के अंदर डिफाइन किया है. तो आइए जानते हैं ऐसी एक इनकी पोएम, अ रोड साइड स्टैंड. सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट थीम. The main idea of a roadside stand is about the people who are poor and have a hard life. जो हमारी रोड साइड पोएम है, इसकी जो थीम है और जो पूरा हमारा पोएम का स्टैंडर्स है उसके बारे में हम इस थीम के अंदर समझ लेंगे. तो समझते हैं कि इस थीम के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों. द मेन आइडिया ऑफ अ रोड साइड स्टैंड इज अबाउट द पीपल हु आर पुअर एंड हैव अ हार्ड लाइफ. जो हमारी रोड साइड स्टैंड वाली पोएम है वो ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा गरीब है और उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा कठिन है. They sell things by the road to make money, but not many people stop to buy anything. मतलब कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी गई है. They sell the things by the road. जो अपना सामान है, उनकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर बेचते हैं? By the road. रोड के किनारे. To make money. पैसा कमाने के लिए. To make money. Make यानी कि make यहाँ पर एक ऐसी वर्ब होती है, make, get and cost. 3 वर्ब होती है. या तो ना, एंड में अगर ना आ जाए, हंसाना, रुलाना, कमाना, गाना, टू मेक मनी, टू मेक लव, टू मेक क्राई, तो वहाँ पर हम मेक का यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट आपका है बट नॉट मैनी पीपल स्टॉप टू बाय एनीथिंग. मतलब वो बेचते हैं अपना सारा सामान. जो गरीब लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन होती है, फुल ऑफ स्ट्रगल. उनको हार्डली एक टाइम का खाना होता है, वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करने के लिए मिलता है. ओके. बड़ी मुश्किल से उस खाने से वो सर्वाइव कर पाते हैं. बट क्या होता है जब वो अपने सामान को रोड के किनारे बेचते हैं तो कोई भी जो गाड़ी निकलती है रास्ते से उनके सामान को खरीदने के लिए नहीं रुकती. द पोएम मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ अनप्रिपेयर्ड. जो हमारी जो पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई वो हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कितना अनफेयर है. अनफेयर का मतलब वह बुरा. उनके साथ कितना बदनसीब है यहाँ पर कि इट कैन बी दैट सम पीपल हैव अ लॉट, कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, एंड ऑन द अदर हैंड barely हैव एनीथिंग. और कुछ लोगों के पास इतना कम है कि उनको एक समय का, एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है. तो हमारे पोइट यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं. कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का सेंस हुआ कि हाँ, किसी के पास इतना है कि उसको खाने में एक टाइम में 10 डिशेज मिल रही है, और एक इंसान ऐसा है कि जिसको हार्डली एक टाइम का खाना मिल रहा है. तो ये पोएम हमें सिंपल सा एक मीनिंग एक्सप्लेन कर रही है कि जो पुअर सोसाइटी के लोग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोअर बैकग्राउंड लोग, और एक होते हैं हायर सोसाइटी के लोग, उन लोगों में कितना डिफरेंस है.
और जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं वो पुअर सोसाइटी के लोगों की वैल्यू क्या समझते हैं। तो आइए समझते हैं अपन फर्स्ट स्टेंजा को। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ एट द एज of the road, where the traffic speed, a roadside stand that too pathetically plaid it would not be fair to say for a dole of bread. But for some of the money, the cash shows flow suffers the flyer of cities and sinking and withering fans. कितनी प्यारी बात यहाँ पर हमारी पोएट ने लिखी है। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर। ओल्ड हाउस, ओल्ड का मतलब हुआ जो बहुत पुराना है, खराब हो चुका है। जैसे आपने देखे होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनके चेहरे पर कैसे झुर्री झुर्री सी पड़ जाती है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, वो अंदर से कुम्हला जाते हैं। उसी साइड से हमारा जो गरीब लोग हैं उन लोगों का घर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप इस सीनरी में अच्छे से देख सकते हैं कि ये घर कितना पुराना दिख रहा है। बाहर कुछ सामान रखा हुआ है जो एक रोड पर है, इसको हम बोल रहे हैं रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड है, वहाँ पर जो लोग अपने सामान को कैसे बेच रहे हैं उसके बारे में हमारे पोइट एक्सप्लेन करते हैं। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, शेड का मतलब होता है छप्पर, इन आवर लोकल लैंग्वेज भी सेड छप्पर। छप्पर मतलब हमारा जो घर होता है उसके ऊपर जो छत होती है, दैट इज कॉल्ड शेड। एक नई शेड डली है इस घर के ऊपर, क्योंकि जो पुरानी शेड है वो खराब हो चुकी है, तो इसलिए इस पर नई शेड डली है। इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब हुआ सामने, एट द एज ऑफ द रोड, और एज का मतलब हुआ किनारा। बियर द ट्रैफिक स्पीड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जहाँ पर एक रोड साइड स्टैंड है, ओके, वहाँ पर जो लोग दयनीय स्थिति में है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉलर ब्रेड, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि हम उनको ये कहकर संबोधित करें कि ये डॉलर ब्रेड है। डॉलर ब्रेड का मतलब हुआ खैरात में मिलना। जैसे कोई भी चीज़ है, अब सपोज करो किसी के जो एंसेस्टर्स हैं या फोर फादर्स है वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे या रिच थे, तो उनकी रिचनेस के कारण जो उनके आगे पोता पोती थे तो उनको सारी प्रॉपर्टीज उनकी पोता पोती को मिल जाती थी, तो उसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में खैरात में मिलना, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर जो और लोग हैं, वो जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उनको बोल रहा है खैरात में मिला हुआ है आपको जो सामान बेच रहा है। बट फॉर सम ऑफ देम मनी, बट ऐसा नहीं है, वो जो सामान लेके आ रहा है जितना भी है उनका, वो उसको बड़ी मेहनत से ला रहा है, उनको डॉलर ब्रेड कह के अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सम ऑफ द मनी, क्यों? क्योंकि उनको कुछ पैसा कमाना है। द कैश होस फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि उसके सपोर्ट से वो कुछ खरीद सके, उनके हाथों में पैसे आ सके, जिससे उनकी जो कंडीशन है ना वो ठीक हो जाए। Here we have given the some vocabularies like spat, stand. By the way, it's not spat, it's speed, and it is the second form of spat. Okay, stand, pathetically, plaid, fair, and doll, sinking. Such kind of words are given here. So let's go on the second stanza and understand what has the poet said in the second stanza. The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever a side moment, then out of sorts at having the landscape married with the artless paint of signs that with and done wrong and is done wrong, offered for sale wine berries in wooden quoits. मतलब इस लाइन में जो हमारे पोइट है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक होती थी ना, जो गाड़ियाँ कतारों में लंबी लंबी लाइनों में गुजर जाती थी, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना, तो निकलती जाती थी जो गाड़ियाँ होती थी, बट वो उनमें से कभी भी कोई भी गाड़ी नहीं रुकती थी। अगर उनमें से कभी कोई गाड़ी रुक जाए तो आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि गुस्से में, शॉर्ट्स का मतलब होता है गुस्से में या पागलपन में, बोलती थी एट हैविंग द लैंडस्केप, कि आपने ये जो गवर्नमेंट की जो लैंड है वो ले रखी है, यानी कि जमीन। लैंडस्केप का मतलब होता है भूमि। एंड मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, एंड मेड विद द आर्टलेस पेंट, और मेरिड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, यानी कि भद्दा करना, किसी चीज़ को बेकार बना देना। तो तुमने जो नेचर की ब्यूटी है ना उसको भद्दा कर दिया है। मतलब जो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें होती थी, लाइनें होती थी, उनसे जो लोग निकल रहे होते हैं, या तो कोई रुकता नहीं था, निकलता जाता था, या कोई रुकता था तो उनको सीधा ज्ञान देता था कि आपने जो नेचर की ब्यूटी है उसको ख़राब कर दिया है। मतलब उनको एक टाइप से टॉन्ट मारना। जो हायर सोसाइटी के लोग हैं
लोअर सोसाइटी के लोगों को टॉन्ट मारना कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी चीज़ें तो नहीं खरीदना बट उसके बदले में उनको क्रिटिसाइज करना, एंड विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रंग, या फिर देखने के लिए कि नॉर्थ वाली साइड कौन सी है और साउथ वाली साइड कौन सी है। ऑफर्ड फॉर सेल बाइंड बेरीज एंड वुडन कॉट, अगर उनको वो जो जंगली बेरीज होती थी या वुडन कॉट्स मतलब होती है लौकी, सुनहरी लौकी, और क्रोक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश या मुड़ी हुई स्क्वैश होती थी सुनहरी, तो विथ सिल्वर वाट्स, और ब्यूटी रेस्ट द माउंटेन सीड। अब यहाँ पर क्रॉप नेक्ड का मतलब होता है झुकी हुई, और वाट्स का मतलब होता है स्मॉल बॉल्स, छोटी छोटी गोलियाँ, कुछ खाने की होती होंगी। एंड अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। मतलब जो सेलरमैन होता है वो क्या करते हैं, कद्दू, लौकी, छोटी छोटी गोलियाँ, ये सारी चीज़ें रोड साइड स्टैंड पर बेचते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर माउंटेन का बहुत सुंदर सीन होता है। लेकिन जो लोग आते हैं गाड़ियों से, जो कतारें निकल रही होती है, वो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ियों को रोक रोक कर उन लोगों को बोलते हैं कि आपने जो नेचर का सीन है वो पूरा ख़राब कर दिया है। तो जो हमारा रोड साइड स्टैंड वाला होता है वो उसको बोलता है कि यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है। हैज़ और हैज़, ये है ना हमारा एक सेंटेंस होता है ग्रामर का, इसका मतलब होता है होना। अगर कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसके लिए अपन हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे बेसिकली। ये आपको सारी चीज़ें हम ग्रामर लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, बट यहाँ पर हम एज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन बाय कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अगर आप अपने पैसे को खुद के पास रखना चाहते हो, ओके, तो जाओ, ओके। मतलब एक तो उनका सामान नहीं खरीद रहे, ऊपर से उनको ये दौस दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग अमीर है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और बदले में अगर जो दुकानदार उनको बता रहा है, डायरेक्शंस बता रहा है, उनको बता रहा है, कुछ नॉलेज दे रहा है, तो उल्टा उल्टा उन पर रॉक जमा रहा है। तो ये कहाँ की वो ही ह्यूमैनिटी। तो वही चीज़ हमारे पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उन पर कैसे अपनी चीज़ों को थोपने का ट्राई करते हैं। थर्ड स्टेंजा के अंदर समझते हैं कि व्हाट द पोइट हैज सेड, द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try. If it will not make our being expand and give us the light of the moving pictures, promise that the party in power it is paid to be keeping from us. यहाँ पर हमारे पोइट बोलते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। मतलब जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, जो रूरल सोसाइटी के लोग हैं, जिन लोगों ने अपना जो रोड साइड स्टैंड रोड के किनारे बसाया हुआ है, तो उन्होंने जिससे वो सीनरी नेचर की सीनरी अगर ख़राब हो रही है उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करता। आई वुड नॉट बी कंप्लेन फॉर दैट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। मुझे दुख तो उस बात का है जो विश्वास करने के लिए उनसे कहा गया था। ट्रस्टिंग मतलब होता है विश्वास, और सॉरो का मतलब होता है पेन बच्चों। तो हियर फार फ्रॉम द सोसाइटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। मतलब जो रोड साइड स्टैंड पर जो लोग बैठे रहते हैं, जो मेन बैठा रहता है, वो बोलता है कि हमने यहाँ शहरों से दूर अपने जो रोड साइड स्टैंड है वो गांव में बसा रखे हैं। क्यों बसा रखे हैं? जिससे हमारे जो रोड स्टैंड है उस पर कुछ पैसे आ सके, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, वहाँ पर बिजनेस की कोई कमी नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को कहीं शहर से दूर आके बसा ले तो वहाँ पर लोग हमारे सामान को खरीदे, और जो हमारी कंडीशन है वो डेवलप तो नहीं हो पाएगी इतने पैसों से, बट ये है कि हमारे हाथों में कुछ रेडी कैश आ जाएगा, ओके, एंड जो हमें कुछ लाइक दे सकता है, बट हमारी चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकता। Try it if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures. Promise that the party in power is
सेड टू कीपिंग प्रॉमिस। और उन सब बातों से, उन सब चीज़ों से दूर रख सके जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो पावर के बेस पर हमसे जो हमारी चीज़ों को छीन लेती है, हमसे वादा करती है, वो सब ना कर सके। तो आपका नेक्स्ट स्टेंजा है, इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज pitiful keen are to be thought out and merciful gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficents be stop prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their beds, and by teaching them how to sleep the sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. इस समाचार या इस खबर में पिटीफुल कीन, कीन का मतलब होता है कम्युनिटी और पिटीफुल का मतलब दयापूर्ण, ओके, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, मतलब एंड नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो जो रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं, उनको अंदर से एक एश्योरेंस देती है, एक ट्रस्टिंग देती है कि आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ से आपको मूव कर रहे हैं तो हम आपके लिए ना बेस्ट क्वालिटी देंगे, आपको रहने के लिए आपकी विलेजेस देंगे, जिसमें आप अपनी एक नई सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकते हो। और उस सोसाइटी के अंदर आप वहाँ पर थिएटर घूमने जा सकते हो, आप खुद की स्टोर्स ओपन कर सकते हो, स्टोर्स में जाके आप शॉपिंग कर सकते हो, जहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं उन्होंने कभी भी खुद को इमेजिन नहीं हुआ था। क्योंकि जो एक पुअर बैकग्राउंड का इंसान होता है ना, वो सोचता है कि अगर मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाए, एक वक्त का भोजन भी मिल जाए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो जो थिएटर और जितने भी रूम्स वगैरह हैं उनके बारे में तो उनके लिए सोचना भी पाप है एक तरीके से। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, रिच एजेंसीज होती है, इन सबको फैला फुसला के उन सब से घर छीन लेती है और उनको जाके कुछ समय के लिए लग्जरी देती है, फॉर 2 और 3 months आफ्टर दैट उनसे वो लग्जरी छीन लेती है और उनको एक ऐसा डिसीव देती है ना कि वो उस डिसीव से कभी उठ नहीं पाते। इसी प्रकार से ना भारत में अगर देखा जाए ना, तो न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जिन लोगों के अपने अपने गांव बसे हुए हैं उनकी ज़मीनों को लेती हैं, उन ज़मीनों पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेडी करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं खुद के फायदे के लिए। बट कहीं ना कहीं इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के पीपल होते हैं, जैसे पुलिस हुए, एडवोकेट्स हुए, जितने भी सारे लोग हैं ना, वो इन सब ही हेल्प करते हैं सब करने में। और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें उनकी ज़मीनों को छीन लेते हैं और उनके पास ना तो इतनी समझ होती है, क्योंकि वो तो एजुकेटेड ही नहीं होते। एजुकेट होने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो एजुकेशन है देखा जाए उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो ठहरे बेचारे गरीब, उनको पता ही नहीं होता क्या है, तो ऐसे उनकी पूरी लाइफ को ये लोग स्पॉइल कर देते हैं। हमारे भारत में, मेरा भारत गवर्नमेंट से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी ना जो पुअर पीपल है उनकी कंडीशन को सुधारने पर वर्क करे। अगर उन्होंने ये सब नहीं किया ना, तो एक कंडीशन आएगी कि पुअर पीपल, जो जितनी भी सोसाइटी है, पुअर पीपल या पुअर बैकग्राउंड से लोग करते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनका कोई भी स्टेटस हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है ना, अपने वर्ड से समझाने के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है उनका भी एग्जिस्टेंस हमारी सोसाइटी में। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी कैसी लगेगी, हमारा जो इंडिया है कैसा लगेगा। तो नेक्स्ट में समस्या है, वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their lives enforcing benefits, they are calculated to soothe them out of their beds, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night in the ancient way। उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं बोलते हैं कि आप जाओ शांति से आराम करो, ओके, आउट ऑफ देयर विट्स, उनको कोई भी फोर्समेंट नहीं है, बट वो उनको क्या करते हैं, चीट करते हैं, उनको कंपेल करते हैं कि आप टेंशन मत लो, आपके घर हम रेडी करके देंगे आपको, बट आप इस प्लेस को लेफ्ट कर दो। बट उनको बढ़िया बोलते हैं कि आप तो बस आराम करो। तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोग ट्रस्टिंग वर्दी है क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हेल्प करेगी। बट क्या होता है, उनको एक रात का सुख देखकर उनकी पूरी ज़िंदगी की नींद, चैन, सुख ये सब छीन लेते हैं।
एट नाइट द एंशियंट वेट, और उनको उसी जगह पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से वो आए थे। मतलब फिर उनके पास कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं बचता। बड़ी मुश्किल से वो इतना मेहनत करके सब कलेक्ट करते हैं, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज, लीडर्स, ब्यूरोक्राट्स, ये सारे उनको लूट लेते हैं, उनकी लूट पोट कर देते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता। और ऐसे ही करके ना जाने कितनी गरीबों फैमिली हर साल ख़त्म होती है, हर साल। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी इन सब के बारे में अवेयर नहीं है। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ एकदम भ्रष्टाचार और करप्ट है। तो इसमें है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी जो एब्रप्टिंग हो रही है, उस सब के बारे में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा समझते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन द बिल। कभी कभार मैं अपने आप से महसूस करता हूँ कि मैं जो बचकानी हरकत है उसको व्यर्थ समझता हूँ। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चों जैसी हरकत, बचकानी। बचकानी इन द सेंस कि आपने बच्चों को देखा है, वो किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से जिद कर जाते हैं। वो उनको पता ही नहीं होता ना कि क्या चीज़ पॉसिबल है क्या नहीं है। तो जो बंदा गरीब सोसाइटी से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो एजुकेटेड तो होते नहीं हैं, तो उनके पास इतना सेंसेस भी नहीं होता समझने का कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी जो इच्छा उनको है ना दूसरे लोगों को बेन लगती है, व्यर्थ। आई डोंट थिंक सो इनकी इसमें कोई गलती है, बट क्या कर सकते हैं, जैसा उनकी लाइफ होती है उसके बिहाफ पर वो लोग करते हैं उन चीज़ों की जिद। तो द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो, और जब कोई गाड़ी वाला निकलता है और वहाँ से अपनी विंडो को ओपन करता है ना, तो उसमें एक जो बेच रहा होता है रोड साइड स्टैंड वाला, निराशा से छुपी हुई होती है। द बीट्स ऑल द डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मतलब वो सारा दिन इंतजार करते रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फॉर द स्पील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फीज कार दैट पास लस्ट वन टू स्क्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर। इतनी प्यारी बात हमारे पोइट ने यहाँ पर लिखी है कि वो दिन भर इस बात की प्यार करती रहती है गॉड से कि कोई गाड़ी वाला रुक जाए, कोई रोड साइड स्टैंड पर कोई गाड़ी वाला आकर रुक जाए और उनके सामान को खरीदे। जो ब्रेक की आवाज़ होती है, जो गाड़ी की गेट को खोलने की आवाज़ होती है, जो विंडो को खोलने की आवाज़ रहती है, वो उनको अंदर से दिलासा दिलाती है कि कोई आएगा और उनके कुछ सामान को खरीदेगा। ये उनको अंदर से वो प्रेशर्स रहती है कि अगर कोई बंदा आके हमारे सामान को खरीद लेगा तो हमारे पास भी पैसे होंगे और हम भी कुछ खरीद सकते हैं, हम भी अपनी कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो कोई आके उनकी हेल्प करता है। अगर वो रुकते भी है तो सिर्फ उनका खुद का कुछ बेनिफिट होता है या वो डायरेक्शन पूछने के लिए। नेक्स्ट रिटर्न समस्या, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू blow up gross in using the yard to beg and turn around, and another to ask to pay where it is want, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had none, did it seem. कितनी सैड बात हमारे पोइट ने लिखी है। ये जस्ट शोइंग द रियलिटी ऑफ पुअर बैकग्राउंड, कि जो पुअर बैकग्राउंड के पीपल होते हैं उनको क्या क्या अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। जस्ट से थैंक्स टू गॉड कि आपके पास इतना कुछ है, बिकॉज जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं ना उनको हार्डली एक टाइम का फूड मिलता है सर्वाइव करने के लिए। तो समझते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर हमारे पोइट ने क्या लिखा है। वन डिड स्टॉप, किसी एक बंदे ने गाड़ी रोकी, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रोस इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, बस अपनी कार को घास के सहारे मूव करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी को टर्न अराउंड करना था, उसको अपनी गाड़ी में घुमाना था क्योंकि उसकी गाड़ी सही काम नहीं कर रही थी, उसके लिए उसने उसकी घास का यूज़ किया ओनली। नेक्स्ट है, एंड अनदर टू आस्क द वे, और दूसरे बंदे ने रोकी तो उसने सिर्फ रास्ता पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ जाता है। एंड जो अगला आया उसने पूछा कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है क्या। गैलन ऑफ गैस मतलब पेट्रोल, डीजल या एनसी CNG। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैसेस। तो वो जो बैलन ऑफ गैस है इन सब के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो दे हैड नन डिडंट सी, तो जो था उनके पास घास थी तो किसी ने घास का आके इस्तेमाल कर लिया, किसी को डायरेक्शन पूछता था तो उन्होंने डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। और गैस था तो गैस नहीं था तो उन्होंने मना कर दिया, और सबका काम निकला और सब निकल गए, बट उनकी कंडीशन के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
No in country money, the country scale of gain. The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I came back into saying, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. जो हमारी पोइट होते हैं वो सोचते हैं और बोलते हैं कि काश मैं इन लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर पाता, मैं एक ऐसा हवा का झोंका लाता, एक ऐसा आंधी का तूफान लाता, उस तूफान से मैं ऐसे सभी इंसानों के दुखों को एक साथ ले जाता। पोइट ना कुछ करने में, मतलब वो असमर्थ है, वो इनकी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकता, बट भी अंदर से उसको लग रहा है कि हाँ मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने लिटरली जो पोएम लिखी है हमारी रोड साइड स्टैंड, उसके थ्रू हमें मैसेज दिया है कि हाँ हमें जो गरीब लोग हैं उनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिकॉज उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये सारी बातें अपनी गवर्नमेंट को जाकर समझाऊंगा तो वो कुछ नहीं करेंगे, ना तो वो कोई फर्दर एक्शन लेंगे। बट उन्होंने जो पोएम के अंदर लिखा जिससे हम पढ़ेंगे और हम क्या है इस देश की आने वाली भावी पीढ़ियाँ, यानी कि फ्यूचर आर ओन कंट्री, तो हम पढ़कर कोई ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा, तो कोई ना कोई इस बात के बारे में सोचेगा और कोई ना कोई इस कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा। दैट्स ऑल द पोएट वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस stanzas, and also let's go on the summary and understand the feeling of the poem and the poet. The poem is about a farmer who puts a little new shed in front of his house on the edge of a road. ये कहानी हमारे फार्मर के बारे में, फार्मर यानी कि किसान, जो आपने देखा होगा गांव से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को तो पता ही होगा कि फार्मर क्या होता है। उनके पास एक छोटा सा घर है, उस घर के सामने उन्होंने एक छोटे से रोड के किनारे पे एक छोटा सा एक रोड साइड स्टैंड बना रखा है। ही विशेस टू सेल बेरीज, स्क्वायर्स और अदर प्रोडक्ट टू अर्न लिटिल मनी फॉर हिज फैमिली। उन्होंने उस छोटे से स्टैंड में, रोड साइड स्टैंड में, बेरीज यानी कि बेरी होती हैं और स्क्वायर्स यानी कि लौकी और कुछ और सामान बेचने का ट्राई किया जिससे उनके हाथ में कुछ पैसे आ सके अपनी फैमिली के लिए। ही पुट्स अप अ शेड एट अ प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ कार पास वे। उन्होंने जो अपना छप्पर है यानी कि रोड साइड स्टैंड है वो ऐसी जगह पर लगा रखा था वहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ दिन भर में निकलती है। ही वेट्स एंडलेसली फॉर द कार्स टू स्टॉप। वह अंतिम स्वरूप से उन गाड़ियों के रुकने का इंतज़ार करता है। नो कार स्टॉप्स इवन इफ एनी कार स्टॉप्स। कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। नो कार स्टॉप्स इवन इफ एनी कार स्टॉप्स। अगर गलती से कोई गाड़ी रुक भी जाए, इट स्टॉप्स टू नो द वे और टेक अ यू टर्न। या तो ये गाड़ी डायरेक्शन पूछने के लिए रुकती है या यू टर्न मोड़ने के लिए। द पोएट इज सेड टू सी द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल। जो हमारे पोएट होते हैं वो हमें बताते हैं कि देखो जो गरीब लोग होते हैं उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं। सिटी पीपल एम्ड टू बाय द प्रॉपर्टी ऑन द रोड साइड। सिटी ऑन रोड साइड टू बुल्ड थिएटर एंड स्टोर्स। जो शहर के लोग होते हैं उनका सपना होता है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को खरीद सके जो रोड साइड स्टैंड्स के पास है। क्यों? क्योंकि थिएटर बनाने के लिए और स्टोर बनाने के लिए। दे प्लान टू शिफ्ट द ब्लेजर समवेयर एल्स। उनका प्लान होता है कि जो गांव के लोग हैं उनको कहीं और बसा दे। द ग्रेडी इन्फ्लुएंशियल पीपल ट्राई टू बिफोल द ब्लेजर्स। जो लालची लोग होते हैं ना, वो जो रोड साइड स्टैंड के जो गांव वाले लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का ट्राई करते हैं। द पोएट फील्स क्वाइट एट सेड ट्राई टू द मिजरेबल कंडीशन एंड सफरिंग ऑफ पुअर पीपल। जो हमारे पोएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं, अंदर से उनको दुख होता है इतनी दायनी और सफरिंग वाली कंडीशन के लिए जो गांव के लोग फील कर रहे हैं। ही फील्स फार्मर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। उनको लगता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनकी जो इकोनॉमी में 70% कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हमारे इंडिया में अगर किसान फसलों को उपजाएंगे नहीं ना तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है ना वो गिरकर जीरो हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझता, सब किसानों को फालतू समझते। तो जो हमारे पोएट है ना वो किसानों की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि उनको भी समझो, अगर वो नहीं होंगे ना तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी और GDP है ना वो गिरकर जीरो हो जाएगी। वी हैव डन
ट्रीटेड लाइक सिटी पीपल, और उनको भी है ना अच्छे से बिहेव दो, उनको भी शहर के लोगों की तरह ट्रीट करो। अगर वो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है या वो बेल नॉन नहीं है, वो आपसे ज़्यादा बेल नॉन है। अगर वो जिस दिन उन्होंने खेती करना छोड़ दिया ना, अगर हर किसान ने आकर प्रण ले लिया, जैसे आजकल आपने देखा होगा किसान मूवमेंट चल रहा है, वो कैसे स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अगर वो उन्होंने स्टैंड लेना छोड़ दिया ना, तो आपकी स्टैंड की जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो गिरकर जीरो हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर पोएट है ना, वो आपको यही एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि गिव द रिस्पेक्ट टू पुअर पीपल। अगर पुअर पीपल नहीं होंगे ना, तो आपके देश का भविष्य भी नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक दिस पोएम। नाउ वी विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट NCERT. But it's time to read about the NCERT questions. So let's go on the NCERT questions. But according to the boards, it may be any board, it may be UP board, it may be Rajasthan board, it may be CBSE board, it may be Bihar board, it may be any board. Okay, NCERT is very important. Without NCERT, there is nothing in English. So what we have to focus on? We have to focus only on NCERT. So let's read the questions of NCERT, which is very important. So let's go on the first one. The city folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to these people who ran it. If at all they did, it has to complain. Which line bring this out? What was their complaint about? चलो समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शहरी लोग जो सड़क किनारे साइड के पास से गुजरते हैं, मतलब जैसा मैंने आपको पोएम के अंदर बच्चों समझाया था कि जो हमारे रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं, वो अपने स्टैंड को कहाँ पर लगाते हैं? रोड के एक कॉर्नर पे। क्यों? जिससे शहर से दूर जो लोग वहाँ से गुजरे तो उनके सामान को खरीद सकें। तो जो शहरी लोग सड़क के किनारों से गुजरते हैं, तो वे उस पर ध्यान दे। ओके, जो गांव वाले होते हैं वो सोचते हैं कि जो शहर वाले निकले जिससे ध्यान दे और हमारी दुकान का सामान बेचे, जिससे उनके हाथों में कुछ कैश आ सके। बट उल्टा हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। जो शहर के लोग होते हैं ना, वो गांव के लोगों के सामान पर ध्यान ही नहीं देते। मतलब वो बेचारे धूप में खड़े अपना छोटा सा स्टैंड लगाकर उस सारे सामान को बेच रहे होते हैं। लेकिन जो शहर वाले होते हैं वो सिर्फ उनसे शिकायत करते रहते हैं। तो चले समझते हैं कि इन लाइंस के अंदर क्या शिकायत करते हैं, वो क्या बोलते हैं रोड साइड स्टैंड वालों को। तो लाइंस इन द पोएम विच ब्रिंग्स आउट द इंसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सिटी folks are: the polished traffic passed with a mind head, or if ever shied a moment, then out of sorts at having the landscape married with the artless bent of science that with end turned wrong and has turned wrong. Insensitive attitude मतलब ऐसा एटीट्यूड जिसमें संवेदनशीलता ना हो। मतलब लाइफ में क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि सेंस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के प्रति सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो गांव वालों के प्रति सेंसिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, गांव वालों को लगता है कि जो शहर के लोग हैं उनमें अंदर सभ्यता नहीं होती बात करने की। ओके, वो सिर्फ अपने विचारों में मगन रहते हैं। अगर वो इधर उधर देखते हैं, मतलब इफ दे सी अहेड, तो वो क्या करते हैं, वो उनको शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और वो इन लोगों के बारे में ना तो कुछ समझना चाहते हैं, ना ही कुछ जानना चाहते हैं। अगर वो जानना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज़ जानना चाहते हैं। वो क्या चीज़ जानना चाहते हैं? दे वांट टू नो ओनली अबाउट एंड टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग। वो जानना चाहते हैं कि नॉर्थ दिशा क्या होती है, साउथ दिशा क्या होती है। उनको बस दो ही चीज़ के बारे में समझना होता है। उनको इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये सामान कहाँ से लाए हो, या आप सामान क्यों बेच रहे हो, या कैसे बेच रहे हो। मतलब जो शहर के लोग हैं उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। उनको जो गांव के लोगों की कंडीशन है उसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं जानना। और अगर करते हैं तो शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। वो शिकायत कैसे करते हैं कि आपने जो बोर्ड लगा रखा है, इससे जो गांव है उसकी सुंदरता ख़त्म हो रही है, जो पहाड़ी एरिया है उनकी सुंदरता पूरी बेकार हो रही है, और उन्हें अनाड़ीपन होता है कहते हैं। और
इस अनाड़ीपन से आपने जो बोर्ड लगाया है, मतलब वो उनको क्या कहते हैं, सिंपली वे में उनको अनाड़ीपन कह के रिप्रेजेंट करते हैं। अब अनाड़ीपन क्या होता है? अनाड़ीपन मतलब किसी की भावना को चीड़ करना। अब चीड़ करना इन द सेंस कि उनको क्रिटिसाइज करना कंप्लीटली कि आप यूजलेस हो। हम जो शहर के लोग हैं वो भाई वो बेटर है, हम सब कुछ जानते हैं करना, लेकिन आप यूजलेस हो। तो ये चीज़ वहाँ पर उनको ह्यूमिलेट करती है अंदर से कि यार हम कुछ नहीं है। तो जहाँ पर जो शहर के लोग होते हैं वो उनकी फीलिंग्स के साथ कंप्लीटली खेल कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं कि जो शहर के लोग हैं या जो कुछ भी है क्या बोलते हैं। What was the plea of the folk who had put up this roadside stand? क्वेश्चन आपका कह रहा है जिन लोगों ने रोड के किनारे पर स्टैंड लगाया है वो शहर वालों से क्या विनती करते हैं, जो लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं वो लोगों से क्या विनती करते हैं। तो समझते हैं चलो आंसर को। सिटी फॉक्स used to pass by on this road, hence the poor farmers set up the roadside stand to attract their attention. His plea was that the customer should stop there and buy some of his good, so that he can also earn his living. जो शहर के लोग होते हैं वो रोड के किनारे लगे स्टैंड के पास से गुजरते हैं, तो जो फार्मर लोग होते हैं वो अपने उस फलों की टोकरी को उस रोड के किनारे लगाते हैं, जिससे जो लोग निकल रहे हैं गाड़ियों में बैठकर उनका जो ध्यान है वो अट्रैक्ट हो जाए उनकी फलों की तरफ। और जो लोग सामान बेच रहे होते हैं उनको लगता है कि कस्टमर रुके और उनके कुछ सामान को खरीदे, जिससे उनके हाथों में कुछ पैसे आए और वो भी अपनी कंडीशन को डेवलप कर सके। यहाँ पर वो सिर्फ कहते हैं कि आप हमारे सामान का खरीद लो, हमें बिक की ज़रूरत नहीं, आप हमारा सामान खरीदो जिससे हम अपनी कंडीशन को खुद इम्प्रूव करेंगे, बस बशर्ते आप हमारा सामान खरीद लो। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हेल्प इन द सेंस कि उन्हें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, उनका सामान खरीदने की। अगर आप उनका सामान खरीदेंगे तो वो भी अपनी कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear to have the poor rural people, but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet used to show the double standards. मतलब जो हमारी सरकार है और जो सोशल सर्विस एजेंसीज है, एनजीओ है, वो हमेशा गरीब लोगों की हेल्प करने को कहती रहती है। क्या वो असलियत में उन लोगों की हेल्प करते हैं? ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स को ढूंढकर पोएम्स में से लाइए जो दोहरा मापदंड को दिखा रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड। ओके, तो समझते हैं क्या है। द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज ओनली ट्राई टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स। मतलब चाहे सरकार हो चाहे अदर सोशल एजेंसीज हो, वो केवल खुद की इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब द डबल स्टैंडर्ड आर ग्रेडी गुड डूअर्स। ऐसा जो फ्रेजल वर्ब और वर्ड है जो दौरा मापाना दर्शा रहा है वो है ग्रेडी गुड डूअर्स, यानी कि लालची परोपकार करने वाले, लालची या फायदे के लिए शिकार एवं योजनाबद्ध होकर मीठी बात करना। बी स्टॉप प्रे एंड स्वाम ओवर देयर लाइव्स। मतलब उनको अपनी बातों में बहला फुसलाना मिला कि आप लोगों को अपनी लाइफ की टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपको घर बना के देंगे, हम आपको नया गांव बसा के देंगे, सब कुछ बना के देंगे। लेकिन असलियत में क्या होता है, वो गवर्नमेंट और सोशल एजेंसीज और जो एनजीओ के लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी बेनिफिट्स के लिए, यानी कि उनको कोई कंपनी का एस्टेब्लिश करना होता है उस प्लेस पे, या उस प्लेस की जो मिट्टी होती है वो अच्छी होती है, मतलब उनको कोई ना कोई खुद का फ़ायदा होता है। आजकल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट में जो कुछ सर्वेंट्स होते हैं जो काम करते हैं वो ऐसा करते हैं। तो इसकी वजह से जो पुअर लोग हैं ना उनकी भावना का चीड़ हो रहा है। उनके लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, उनके लिए शेल्टर नहीं मिल रहा, उनके लिए क्लॉथ्स नहीं मिल रहे, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। बट गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पता है खराबी क्या है, हमारे इंडिया में सब अच्छा है पर हमारे इंडिया में ना तो ट्रीटमेंट अच्छा है ना ही एजुकेशन अच्छी है। अगर हमारी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया ना तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी है वो बहुत जल्दी गिर जाएगी, क्योंकि जो पुअर पीपल है ना वही हमारी इकोनॉमी और जीडीपी को हटाएंगे, क्योंकि 70% इकोनॉमी आर गेटिंग बाय बिकॉज ऑफ ओनली फार्मिंग। ओके, नॉट फार्मेसी। तो फार्मिंग नहीं करेंगे ना, किसानों ने जिस दिन फार्मिंग करना बंद कर दिया ना उस दिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो सर्वेंट्स है ना, जो इन सब लोगों को फ़ायदा उठा रहे हैं, उस दिन इंडिया की इकोनॉमी गिरकर ज़मीन पे आ जाएगी। तो बस यही क्वेश्चन में ये समझाने का ट्राई किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वॉट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू वाइट इज विंग? ऐसी कौन सी बचकानी इच्छा है? चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बचकानी इच्छा, यानी कि बच्चों जैसी हरकत करना, ठीक है, जो पोएट व्यर्थ बताता है। बचकानी इच्छा का मतलब होता है कि ऐसी इच्छा जो ना समझी में की जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों जैसी हरकत मत करो, बचकानी हरकत मत करो। व्हाट डज इट मीन बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग? तो चाइल्डिश लॉन्गिंग होती है कि किसी भी ह्यूमन को किसी की समझ ना होना, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होना। तो जो पुअर पीपल है वो कभी एजुकेट होते नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने का पैसा नहीं होता, उनके पास शेल्टर का पैसा नहीं होता, तो वो एजुकेशन तो कहाँ से ही प्रोवाइड करेंगे। तो वही तो वो चाइल्डिश लॉन्गिंग करते हैं। तो जो हमारा पोइट होता है ना, वो उसे व्यर्थ बोलता है। अब क्यों बोलता है व्यर्थ, तो चलो समझते हैं। द पोइट रेफर्स टू द फार्मर लॉन्गिंग फॉर कस्टमर्स एट द रोड साइड स्टॉल एज चाइल्ड लॉन्गिंग। जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो जो अपना सामान रोड पर बेचते हैं और कस्टमर्स का वेट करते हैं कि हमारी दुकान पर कुछ आएंगे, हमारा सामान खरीदेंगे, जिससे हमारे पास भी कुछ पैसा मिलेगा। तो इसको जो हमारे पोइट होते हैं वो चाइल्डिश लॉन्गिंग बोलते हैं, बिकॉज वो जो कस्टमर्स के लिए इतनी उत्सुकता से वेट करते हैं। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से, इंजॉयमेंट से। सो दे कीप देयर विंडोज ओपन विद द होप दैट दे वुड कम। तो वो अपनी खिड़कियों को खुला रखती है उस आशा से, उस उम्मीद से कि वो लोग आएंगे। एंड बाय सम फ्रॉम देयर स्टैंड्स, और उनकी दुकानों से कुछ खरीदेंगे। ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन एज द सिटी फॉक कंप्लीटली इग्नोर दैम एंड नो वन टर्न अप टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। कितनी बुरी बात है ना कि वो बेचारे सुबह से धूप में खड़े अपनी खिड़कियों को खोले, इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उनके सामान को खरीदेगा। लेकिन जो शहरों के लोग होते हैं ना, उनको इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं, उनका कुछ भी सामान नहीं खरीदते और उनकी जो इच्छा होती है वो व्यर्थ में चली जाती है। Let's go on the next question. Which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor? ग्रामीणों की दुख को सोचकर गांव कवि जो असहनीय दर्द महसूस करता है वह किन पंक्तियों में वर्णित किया गया है? सिंपली मीन ये है इस क्वेश्चन का कि जो हमारा पोइट है वो जो गांव वालों की पेन को समझता है, उस पेन को फील करता है। तो जो पेन, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, पेन, किसी की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होना, प्लाइट बोलते हैं ना। हाँ, 1945 से पहले, 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे भारतीय लोगों की जो दुर्दशा थी वो बहुत बुरी थी। तो वही कंडीशन थी जो अंग्रेज़ों ने बेकार कर रखी थी। उस टाइम पे हमारे ऊपर अंग्रेज़ी हुकूमत हुक्म चलाती थी, लेकिन आज हमारे ऊपर सरकार हुक्म चलाती है। ऐसा लगता है कि 1947 और आज के वक्त में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उस समय भी हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे, आज भी हमारे ऊपर सरकार राज करती है। जो गरीब है वो गरीब ही रहा, अमीर अमीर हो सकता है लेकिन गरीब अमीर नहीं बन पाया। तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आई वॉन्ट के सबको इक्वालिटी, बोलते हैं ना कि हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, लेकिन ये समानता का अधिकार कहीं देखने को नहीं मिलता। ये सारी किताबें ना लिखी हुई अच्छी लगती है, एट द एंड ऑफ द पीस बस ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। बाद में कुछ नहीं, बाद में कोई ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों के ऊपर, बस वही है। तो चलो गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आइए समझते हैं इसका अर्थ। द कॉन्क्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम स्पीक ऑफ द पोइट्स पेन एट द सफरिंग ऑफ द रूरल पुअर। आई कांट हेल्प ओनिंग टू द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कविता की अंतिम पंक्तियां में ग्रामीणों की परेशानियां, दुख, कवि के दुख को वर्णित किया गया है। जो लाइन्स हैं, लास्ट लाइन्स ऑफ पोएम, उनमें ग्रामीण लोगों की जो दुर्दशाएं, प्लाइट है, उनको डिफाइन किया गया है। तो जो हमारे पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यह स्वीकार करने पर बाध्य हूँ कि इन लोगों को एक झटके में कष्ट से मुक्ति दे दी जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। मतलब पोइट भी इतना दुखी हो गया है, इतना दुखी हो गया है, तो वो अपने दुख को डिफाइन करते हुए बोल रहा है कि ईश्वर एक ऐसा हवा का झोंका ला, एक ऐसा तूफान ला कि जिसमें जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनकी सबकी मृत्यु हो जाए, तो उनको इस दुख से आराम मिल जाएगा, क्योंकि उनकी दुर्दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। तो इट्स अ बेटर कि ना तो वो ढंग से सर्वाइव कर पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारे पोइट होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर तेरे से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि तू एक ऐसा हवा का झोंका ला,
एट वन स्ट्रोक, इसका मतलब होता है एक हवा का झोंका या तूफान या आंधी जिससे ये सारे लोग खत्म हो जाए और इनकी जो जो जाति है, इनकी जो समाज है उसको शांति मिल जाए। तो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स गो ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो चलो समझते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। द पोएट shows the contrast between the lives of people who live in cities and those who live in the village. He highlights the suffering of the deprived farmers who wants to earn money to lead a prosperous life. Their life is miserable as they lack money. The poet wants to relieve the pain of the rural people at one stroke. यहाँ पर जो हमारा पोएट होता है वो कॉन्टेस्ट क्रिएट करता है किसके बीच में, गांव और शहर के लोगों के बीच में। अब क्यों करता है, क्योंकि सिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, उनके पास लग्जरी थिंग्स होती है, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो बस हर पॉइंट पे सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में, ही हाईलाइट्स द सफरिंग टू द डिप्राइव्ड फार्मर्स हु वांट्स टू अर्न मनी टू लीड अ प्रॉस्परस लाइफ। वो ऐसे लोगों को हाईलाइट कर रहा है, ऐसे फार्मर्स को जो वंचित है, क्यों, पैसा कमाने से, पैसे कमाने को सोर्स नहीं मिल रहा, शहरों में सामान बेचता नहीं है क्योंकि शहरों में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें होती है हाई क्वालिटी की, तो लोगों से सामान खरीदते हैं, गांव में जाके बेचते हैं, तो शहर के लोग उनको पागल बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पर लैंड खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उनको कम्प्लीटली टॉर्चर किया जाता है, कम्प्लीटली ब्लैकमेल किया जाता है इनरली, तो वो अपनी लाइफ हैप्पी और प्रिस्परी जी नहीं पाते। देयर लाइफ इज़ मिजरेबल, उनकी जो ज़िंदगी है ना वो दुख से भरी हुई है। एज ए लेक मनी, क्योंकि पैसा नहीं है। हम बोलते हैं ना एक मोमेंट के लिए कि खुशियाँ इंपॉर्टेंट करती है ना कि पैसा, बट मुझे ये चीज़ नहीं लगती। जिसके पास पैसा नहीं होता ना उससे जाके पूछो कि पैसे की वैल्यू क्या है। अमीर लोगों के लिए खुशियाँ मैटर करती है, पैसा नहीं, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैसा मैटर करता है, खुशियाँ नहीं। कितनी अच्छी बात है ना, एक कोइंसिडेंस है सिंपली कि जिसके पास जो होता है ना उसको उसकी कदर नहीं होती। गरीबों के पास पैसा नहीं होता तो उसको पैसों की कदर होती है, लेकिन अमीरों के पास खुशी नहीं होती तो उसको खुशी की कदर होती है। द पोइट वॉन्ट्स टू रिलीव द पेन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ वन स्ट्रोक। जो पोइट होता है वो गरीब लोगों की दुखों को खत्म करना चाहता है, कैसे आंधी के झोंके के साथ, जिससे उन सबको मुक्ति मिल जाए। तो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। लेट्स गो ऑन द poetic device. Transform epithet. A transferred epithet is an adjective that serves to characterize something. For example, police, traffic and our selfish car. मतलब ऐसा वर्ड जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। मतलब यहाँ पर बोला जाता है पुलिस, ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार्स। तो मतलब जो पुलिस, जो लोग निकल रहे हैं, गांव के जो लोग निकल रहे हैं, जो ट्रैफिक हो रहा है, वो गाड़ियों में बैठे हुए, तो उनकी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वो कैसे है, सेल्फिश। तो सेल्फिश उनकी विशेषता है कि वो लोग मतलब ही है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मानवीकरण किया जाता है किसी चीज़ का। इस डिवाइस इन विच वी गिव ह्यूमन कैरेक्टराइज टू एनिमल्स, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ जिसमें हम जानवरों को या पौधों को या निर्जीव वस्तुओं को मानव से तुलना करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, द सैडनेस दैट लक्स बिहाइंड द विंडो, एक ऐसा दुख जो बंद खिड़की के पीछे छुपा है। ओके, तो दैट साइड स्टैंड द टू पैथेटिकली ब्लेड, जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो दया की भावना से, विनती की भावना से खड़े हुए हैं। तो जो विंडो है वो नॉन लिविंग हो गई और जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो लिविंग हो गए। आई होप यू गेट दिस। Let's go on the next one. Alliteration. What is alliteration? It is a poetic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series as police. For example, police, traffic और selfish car. मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वो एलिट्रेशन होता है। तो जिसमें आपने देखा कि ट्रैफिक दो बार आ रहा है तो ये सेम साउंड हो गया। आपका नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज अ डिवाइस इन विच टू वर्ड्स विथ अपोजिंग मीनिंग एंड यूज टू गेट इंटेंशनली फॉर इफेक्ट। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो अपोजिट वर्ड हो लेकिन उनका जो इरादा हो एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ रे। ओके, it's time to learn about the MCQ questions.
So first we read about the first one. Who wrote the poem A Roadside Stand? William Wordsworth? No. Rabindranath Tagore? No. Sarojini Naidu? No. I think I have told you in the starting about the Robert Frost, how the Robert Frost write the poems, and what about the poet? How does he write? What kind of poems he writes? So as I told you, I think the answer of this question is Robert Frost. Let's go on the next one. What literary period is Robert Frost most associated with? The roadside stand in the poem refers to a roadside motel, a gas station convenience store, a bus stop shelter, a farmer's market stall. आपका नेक्स्ट है द पोएम सजेस्ट द रोड साइड स्टैंड्स वर बुल्ट फॉर पर्पस. आप ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रोड साइड स्टैंड है उसका क्या पर्पस है. तो रोड साइड स्टैंड का पहला इसमें दे रहा है टू प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, जो राहगीर है उनके लिए सुख या सुविधा प्रदान करने के लिए. नो. टू एडवर्टाइज अ नियर बाय टाउन. नो. टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए. नो. आपका जो रोड साइड स्टैंड है वो फार्मर का सामान बेचने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सिंबलिक मीनिंग ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सिटी इन द पोएम? फ्लावर्स ऑफ सिटीज का मतलब अमीर लोग. तो एक्जोटिक प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स. नो. वेल्दी सिटीज ड्वेलर्स. ओके, शहर में रहने वाले रिच पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? ऐसी क्या बचकानी इच्छा है जिसके लिए पोएट बोलता है कि ये व्यर्थ है? द ड्रीम्स ऑफ लग्जरियस लाइफ, द डिजायर फॉर सिटी लाइफ, द ओ फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, द विश फॉर मोर कस्टमर्स. फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ. वो इस बात के लिए होप करते हैं कि कोई आएगा और उनके सामान को खरीदेगा, तो ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है. व्हाट इज द स्पीकर्स चाइल्ड longing considers childish in the poem? Because it's unrealistic, because it's focused on money, because it ignores the beauty of nature, because it's symbol based, because it's unrealistic. What line from the poem suggests disappointment of the roadside stand? Their polish spoke above my beard. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. व्हाट इज द टोन ऑफ पोएम टुवर्ड्स द पॉलिश ट्रैफिक स्पेंड बाय? जो पॉलिश ट्रैफिक के लोग हैं उनकी क्या टोन है? आपका आंसर है इंडिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. व्हाट इज द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन अ रोड साइड स्टैंड? जो रोड साइड स्टैंड है उसकी मेन थीम क्या है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी. द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी. यहाँ पर आपकी वोकेबलरीज हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ेंगे. आई होप जो मैंने आपको स्टैंडर्ड समझाया आपको कम्प्लीटली समझ आ गए होंगे. तो यहाँ से आप ये सारी एनसीईआरटी की जो मीनिंग्स हैं इनको याद कर सकते हो. थैंक यू सो मच.